26/11 अटैक क्यों और कैसे हुआ, ये जानने से पहले हमें उस आतंकवादी संगठन के बारे में जानना होगा जिसने 26/11 अटैक कराया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर इशू तो स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। इसी के लिए ही साल 1987 में पाकिस्तान के एक आतंकवादी हाफिज सईद ने ओसामा बिन लादेन की फंडिंग से एक आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पहला मेन एम सिर्फ यही है, कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करना। इन लोगों का ये मानना है कि दुनिया की हर वो कंट्री, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी जमीन के टुकड़े हैं जहां किसी टाइम पे कभी मुगल शासक या कोई भी मुस्लिम शासक का राज हुआ करता था, वो अब मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम से लड़कर वापस जीतना होगा। सिर्फ 26/11 अटैक ही नहीं, इन्होंने इंडिया में काफी सारे अटैक्स करवाए हैं, जैसे 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2006 में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 26/11 अटैक के बारे में बात करेंगे। तो लश्कर-ए-तैयबा का लीडर अबू सलाम भुट्टावी 26 पाकिस्तानी लड़कों को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग देता है। आगे चल के इन्हीं 24 में से 10 लड़कों को मुंबई भेजा जाता है 26/11 का अटैक करने के लिए। ये उन 10 लड़कों के नाम है जिन्होंने 26/11 अटैक कराया था। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इन लोगों के नाम एक एक करके नहीं लूंगा। मेरा यह मानना है कि ये लोग इतना सम्मान देने के लायक नहीं है कि इनका एक एक करके नाम लिया जाए। तो कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद ये 10 आतंकवादी 26 नवंबर 2008 को कराची पाकिस्तान से एक छोटी सी बोट में बैठकर मुंबई की तरफ ट्रेवल करते हैं। रास्ते में इन्हें एक इंडियन फिशिंग बोट दिखती है जिसे लोग हाईजैक कर लेते हैं और उस फिशिंग बोट में जितने भी लोग थे उन सबको ये बंदी बना लेते हैं। और फिशिंग बोट का जो ड्राइवर था उसे लोग ये कहते हैं कि अगर तुम हमें मुंबई तक छोड़ दोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे सारे बोट मेंबर्स को जिंदा छोड़ देंगे। अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए बोट चलाने वाला बंदा मान जाता है और इन सारे आतंकवादियों को मुंबई की तरफ लेके चलता है। लेकिन जैसे ही बोट मुंबई के थोड़ा सा करीब पहुंचती है, ये अटैकर्स बोट ड्राइवर और उसके सारे साथियों को वहीं मार देते हैं। थोड़ी देर में ये अटैकर्स मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई पहुंचते ही सारे अटैकर्स अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से 2 अटैकर्स अजमल कसाब और इस्माइल खान सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में जाते हैं, जो कि एक मुंबई का रेलवे स्टेशन है। वहां पहुंचते ही ये लोग AK-47 राइफल से चारों तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, ये दरिंदे किसी को भी नहीं बख्शते। एक तरफ से सबको गोलियों से भून देते हैं। यहां तक कि जो रेलवे स्टेशन में कुत्ते घूम रहे थे, ये लोग उन्हें तक नहीं बख्शते, उनपे भी गोलियां चलाकर उनको मार देते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में टोटल 58 लोग मारे जाते हैं और 104 लोग जख्मी होते हैं। इसके बाद इन्होंने एक पैसेंजर कार सीज करी और वहां से भागने लगे। इन लोगों को जहां जहां लोग दिख रहे थे, लोग वहां वहां उन पे गोलियां चलाते हुए जा रहे थे। रास्ते में खड़े हुए 8 पुलिस ऑफिसर्स तक को इन्होंने गोलियों से भून के मार दिया था। आगे चलकर ये दोनों आतंकवादी एक पुलिस रोड ब्लॉक फेस करते हैं, जिसमें पुलिस और इन आतंकवादियों के बीच गोलीबाजी स्टार्ट हो जाती है। गोलीबाजी में इस्माइल खान मारा जाता है और सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले जी कसाब को जिंदा पकड़ लेते हैं। लेकिन जब तुकाराम ओमले जी कसाब को पकड़ रहे थे, तब कसाब उन पर कुछ गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन तुकाराम ओमले जी इतने बहादुर थे कि 3-4 गोलियां शरीर के आर पार होने के बाद भी उन्होंने कसाब को छोड़ा नहीं। अब एक आतंकवादी इस्माइल खान मारा जा चुका था और एक आतंकवादी अजमल कसाब पकड़ा जा चुका था, लेकिन मौत का तांडव अभी रुका नहीं था। बचे 8 आतंकवादी जगह जगह जाकर फायरिंग कर रहे थे और लोगों को मार रहे थे। जैसे वहां लियोपोल्ड कैफे में 2 आतंकी शोएब और अबू उमैर ने जाकर 10 लोगों को गोलियों से भूनकर मार दिया। दूसरा, वहां विले पार्ले में अचानक ही 2 टैक्सीज में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए। पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी, क्योंकि सारे जितने भी 10 अटैकर्स थे अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थे, तो जगह जगह जाकर वो लोग गोलीबाजी कर रहे थे। ये सारी घटनाएं रात 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में हुई थी। ये सब चल ही रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये आतंकवादी होटल ताज, नरेमन हाउस और होटल ओबराय ट्राइडेंट जैसे होटल्स पे भी अटैक कर देते हैं। और अब सिचुएशन को कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये आतंकवादी होटल्स में लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। तो अब पुलिस को हर कदम सोच समझ के लेना था, क्योंकि जरा सी लापरवाही से हॉस्टेजेस की जान भी जा सकती थी। और हॉस्टेजेस के ही बलबूते पे ये लोग अटैक में 3 दिन टिक जाते हैं। 26 नवंबर को शुरू हुआ ये अटैक 29 नवंबर की सुबह जाके खत्म होता है
और एंड में एनएसजी कमांडोज आकर सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आते हैं और 29 नवंबर की सुबह तक सारे आतंकवादियों को मार गिराते हैं। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 एनएसजी कमांडोज मेजर संदीप उन्नकृष्ण और हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट भी शहीद हो जाते हैं। इस अटैक में टोटल 166 लोग मारे जाते हैं और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब इस अटैक के जो 10 आतंकवादी थे उनमें से 9 तो मारे जाते हैं, लेकिन एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा जाता है जिसका नाम था अजमल कसाब। इंटेरोगेशन के टाइम कसाब ने यह बताया कि वो पाकिस्तान के एक गांव फरीदकोट का रहने वाला है। जब पाकिस्तान से इस बारे में पूछा गया तो पाकिस्तान ने पहले तो अपना इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि कसाब पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन बाद में जब इंडिया ने कुछ ठोस एविडेंसेस सामने रखे तब पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, कसाब पाकिस्तान का ही है। इंटेरोगेशन के टाइम कसाब काफी डरा हुआ था। ऑफिसर्स को बार बार कसाब यही बोल रहा था कि उसको मार दो, नहीं तो लश्कर तैयबा वाले पाकिस्तान में उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन 10 अटैकर्स को साफ बोला गया था कि मर जाना, लेकिन किसी भी हाल में जिंदा मत पकड़े जाना। कसाब का यह कहना था कि वो पाकिस्तान के एक बहुत ही गरीब घर से आया है। उसके पापा दही बड़े का एक ठेला लगाया करते थे। पैसों की कमी के कारण उसने छोटी छोटी चोरियां करनी शुरू करी। फिर उसकी एक इंसान से मुलाकात होती है जिसका नाम था जकी उर रहमान लखवी, जो कि लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने कसाब को एक मिशन पे जाने के लिए 1.5 लाख रुपए देने का लालच दिया और जिहाद के नाम पर उसका पूर्ण रूप से माइंड वॉश कर दिया। लेकिन हमारे पुलिस वाले ऑफिसर्स भी कसाब को अपनी वफादारी पलटते हुए देख के चौंक गए। कसाब ने हमारे पुलिस वालों को यह कहा कि मैंने जो भी किया है सिर्फ पैसों के लिए किया है, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तुम इंडियंस भी मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी वही सेम चीज करूंगा जो मैंने लश्कर तैयबा वालों के लिए की। अब बारी थी आगे की कार्रवाई के लिए कसाब को कोर्ट में लेके जाने की, लेकिन कोई भी लॉयर कसाब को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई भी कसाब की तरफ से केस लड़ने के लिए नहीं तैयार था। सबका यही कहना था कि हम ऐसे टेररिस्ट को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे जिसने हमारे देश के कई मासूम लोगों की जान ली हो। कोई भी लॉयर कसाब का केस खुद से ही लड़ने की इच्छा नहीं रखता था। ऊपर से शिवसेना वालों ने ये तक लॉयर्स को धमकी दे दी थी कि किसी ने भी अगर कसाब का केस लिया तो वो उस लॉयर को नहीं छोड़ेंगे। बल्कि एक अशोक सरोगी नाम के लॉयर ने बोल दिया था कि मैं कसाब की तरफ से केस लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन शिवसेना ने उसके घर में पत्थरबाजी करके उसको बिल्कुल चुप बिठा दिया। फिर 1 अप्रैल 2009 को सीनियर एडवोकेट अंजलि वाघमड़े ने कसाब का केस लड़ने के लिए एग्री करा। इस चीज के लिए उन्हें काफी इंडियन से और शिवसेना से क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। यहां तक कि शिवसेना ने तो उनके घर में पत्थरबाजी तक कर दी थी, लेकिन अंजलि वाघमड़े इन सारी चीजों से नहीं डरी और केस को लड़ती रही। कुछ टाइम केस चलने के बाद 6 मई 2010 को कोर्ट ने कसाब को गिल्टी ठहराते हुए उसे फांसी पे चढ़ाने की सजा सुना दी और 21 नवंबर 2012 के दिन कसाब को फांसी पे लटका दिया गया। अब जिन 10 आतंकवादियों ने अटैक किया था उन 10 के 10 आतंकवादी को उनके किए की सजा मिल गई थी। 9 मारे जा चुके थे और 1 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। लेकिन ये 10 आतंकवादी सिर्फ प्यादे थे। 26/11 के असली गुनहगारों को अभी सजा होनी बाकी थी, जिन्होंने पूरा का पूरा 26/11 अटैक प्लान करके एग्जीक्यूट करवाया। एक अमेरिकी टेररिस्ट जिसका नाम था दाऊद सैयद गिलानी, जिसने बाद में अपना नाम चेंज करके डेविड हेडली रख दिया था, और दूसरा आतंकवादी तहवूर राणा, जो कि था तो पाकिस्तानी लेकिन कनाडा में रह रहा था। ये दोनों ही लश्कर तैयबा के मेंबर थे और दाऊद सैयद गिलानी 2007 से लेके 2008 के बीच में 5 बार मुंबई आया था और इसी बीच तहवूर राणा भी इंडिया आया था और इन दोनों ने मिलकर हर उस जगह पर विजिट किया जहां जहां पर 26 नवंबर 2008 के दिन अटैक हुआ था। और दाऊद सैयद गिलानी ने कुछ दिन के लिए ताज होटल में भी स्टे किया था और पूरा का पूरा ताज होटल का एक मैप बना लिया था, जो कि इन्होंने लश्कर तैयबा वालों को सेंड कर दिया था। आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि इन्हीं दोनों लोगों की वजह से ही 26/11 के अटैक के दिन अटैकर्स इतने टाइम तक पुलिस के आगे टिक पाए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से लश्कर तैयबा वालों के पास पूरा का पूरा मैप पहुंच गया था ताज होटल का। कहां पे उन्होंने हॉस्टेजेस रखनी है, कहां पे कम कैमरास है, कौन सा सेफ एरिया है, कहां पे छुपना है, यही सारी डिटेल्स इन्होंने लश्कर तैयबा वालों से शेयर करी और उन्होंने इसी के बेस पे इन लोगों को ट्रेन किया। कुछ टाइम बाद ये दोनों पकड़े गए और 24 जनवरी 2013 को अमेरिकन कोर्ट ने दाऊद सैयद गिलानी को 35 साल की जेल की सजा सुनाई। फिर उसके बाद नंबर आया तैवूर राणा का। इसे 17 जनवरी 2013 को अमेरिकन कोर्ट ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई। अब बात कर लेते हैं लश्कर तैयबा के लीडर अब्दुल सलाम भुट्टावी की,
जिसने इन 10 अटैकर्स को 26/11 अटैक के लिए ट्रेंड किया था। कुछ टाइम बाद ये भी पकड़ा गया था और इसे भी 16 साल की जेल की सजा सुना दी गई थी, लेकिन ये अपनी सजा पूरी नहीं कर पाया क्योंकि इसकी जेल में ही डेथ हो गई थी। फिर आता है साजिद मीर। ये भी लश्कर तैयबा का मेंबर था और इसी ने ही डेविड हेडली उर्फ दाऊद सैयद गिलानी को इस मिशन के लिए रिक्रूट किया था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को यह बोला कि आप साजिद मीर पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो इन पाकिस्तानी जाहिलों ने साजिद मीर को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब कुछ साल बाद साजिद मीर के जिंदा होने के सबूत मिले, उसके बाद जाके यूएस और इंडिया के प्रेशर में आकर इन्होंने 2022 में साजिद मीर को अरेस्ट किया और फिर 15 साल की सजा सुनाई। अब हम बात कर लेते हैं अबू हमजा की। ये वो आतंकवादी था जो अटैक के टाइम अटैकर्स को लश्कर तैयबा के कंट्रोल रूम में बैठकर गाइड कर रहा था। 26/11 के अटैक में इस इंसान का मेन रोल माना जाता है क्योंकि जितने भी अटैकर्स थे सब इसी के ही इशारों पे नाच रहे थे, क्योंकि कंट्रोल रूम से यही हर एक इंसान को गाइड कर रहा था कि कैसे उन्होंने क्या करना है। और 19 मई 2014 को इसी चीज के लिए उसे दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अब बात कर लेते हैं इस पूरे अटैक के मास्टरमाइंड की, जो कि लश्कर तैयबा का फाउंडर था, जिसका नाम था हाफिज सईद। 26/11 का पूरा अटैक इसी आतंकवादी ने प्लान किया था। 26/11 की ABCD से लेके हर चीज कैसे क्या होगी, कौन कमांडर है, कौन क्या करेगा, सारा का सारा मेन प्लान इसी इंसान का था। हाफिज सईद इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है क्योंकि इसने इंडिया में सिर्फ 26/11 अटैक ही नहीं करवाया था जिसने बहुत लोगों को मारा। इसने 2001 में इंडिया में पार्लियामेंट अटैक करवाया। इसने 2006 में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स करवाई। इसने इंडिया में इतनी बार ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाई हैं जिससे कई बार कई लोगों की जानें गई हैं। इस टेररिस्ट को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा इसके साथ अपना सपोर्ट रखती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही हर बार इसको बचाती आ रही है। लेकिन फिर फाइनली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिका के प्रेशर में आकर हाफिज सईद को 35 साल की जेल की सजा सुना दी। अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि अटैक इंडिया में हुआ, लेकिन बार बार अमेरिका इस अटैक में क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा से ही टेररिज्म को बढ़ावा देता हुआ है, लेकिन कभी अमेरिका ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। तो 26/11 अटैक में ऐसा क्या हो गया था कि अमेरिका ने इसमें अपना इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट दिया? जब पाकिस्तान आतंकवाद को इतना बढ़ावा दे रहा था तो कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं रोका, बल्कि हमेशा उसका साथ दिया है। लेकिन 26/11 के अटैक के दिन जब ताज होटल में अटैक हुआ तो ताज होटल में कुछ अमेरिकन ने भी स्टे किया था और इसमें 6 अमेरिकन की डेथ हो गई थी। तब जाके इन अमेरिकन ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि जितने भी गुनहगार थे, जितने भी लोग थे इस अटैक में इन्वॉल्व, उन सब पर कार्रवाई की जाए। जब अपने ही पाले में सांप ने इन्हें डस लिया, उसके बाद जाकर इन लोगों को अकल आई है। वैसे तो इस अटैक में और भी काफी लोग इन्वॉल्व थे। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से लेके इंडिया के कुछ गद्दार भी इस अटैक में इन्वॉल्व थे। कोई ये इतना बड़ा अटैक सिर्फ 16-17 लोगों ने मिलकर प्लान नहीं किया था। इसके पीछे बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारे लोगों का हाथ था। कम से कम 60 से 70 लोग आप मान के चलिए, ऐसे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब एक एक करके अगर मैं हर एक इंसान के बारे में बात करने लग जाऊंगा तो वीडियो 3-4 घंटे की पहुंच जाएगी। ये अटैक हुआ ही इतने बड़े लेवल पे है कि इसे एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, बल्कि वीडियो भी क्या, इसे मूवी तक में कवर करना इम्पॉसिबल है। 26/11 अटैक पर बहुत सारी मूवीज बन चुकी है। वीडियो खत्म करने के बाद मैं आपको 2 मूवीज देखने को सजेस्ट करूंगा, एक द अटैक ऑफ 26/11 और दूसरी मेजर। ये दोनों मूवीज आपको काफी अच्छी लगेगी। जो मेजर मूवी है इसमें संदीप उन्नीकृष्णा जो कि एनएसजी कमांडो थे, उनकी स्टोरी बताई गई है। और द अटैक्स ऑफ 26/11 आपके सामने उस सिचुएशन को रखेगी जो अटैक के टाइम पुलिस वाले फेस कर रहे थे। आप खुद इमेजिन करिए कि एक पुलिस स्टेशन है और अचानक से, क्योंकि वो जितने भी 10 टेररिस्ट थे 2-2 के ग्रुप्स में बढ़ गए थे, अलग अलग जगह पे एक साथ उन्होंने जाके फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस स्टेशन में जो कंट्रोल रूम था वहां पे कभी लियोपोल्ड कैफे से फोन आ रहा है, कभी ताज होटल से फोन आ रहा है, कभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से फोन आ रहा है। सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्योंकि कोई पहले कभी सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं था। ऊपर से उन सभी टेररिस्ट के पास AK-47 राइफल थी और हमारे पुलिस वालों के पास इतने एडवांस्ड वेपन्स नहीं थे कि वो AK-47 राइफल्स के आगे टिक पाए। इसलिए ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों मूवीज जरूर देखिएगा, क्योंकि 26/11 अटैक से जुड़े हुए हर इंसान की अपनी एक खुद की कहानी है। फिर चाहे वो एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णा हो या सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले जी।